1995 का रग्बी वर्ल्ड कप ये सिर्फ एक खेल नहीं था। ये साउथ अफ्रीका की तारीख का वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक शख्स नेल्सन मंडेला ने एक पूरी कौम की किस्मत दांव पर लगा दी। उनका नारा था एक टीम एक मुल्क, और इसके जरिए उन्होंने एक ऐसी कौम को जोड़ने की कोशिश की जो गहरे तौर पर बटी हुई। और इस वक्त के साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम के कप्तान फ्रांसवाइज पिनार्ड ने जो कहा था ना, वो सिर्फ लफ्ज नहीं थे। उनकी बात में उस लम्हे की पूरी गहराई थी। उन्होंने कहा, जब आखिरी सीटी बजी, ये मुल्क हमेशा के लिए बदल गया। ये सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, ये तो एक नए साउथ अफ्रीका के जन्म का ऐलान था। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या मुल्क सच में हमेशा के लिए बदल गया था? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नफरत और जुल्म की एक अलामत अचानक पूरे मुल्क के लिए उम्मीद की किरण कैसे बन सकती है? चलें, आज इसी कहानी में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, पहले हमें उस दौर के साउथ अफ्रीका में जाना होगा। अपार्थाइड यानी नस्ली इम्तियाज के खात्मे के बाद मुल्क एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा था। हर तरफ एक कशमकश थी। देखिए, अपार्थाइड सिर्फ अलैदगी का नाम नहीं था, ये एक पूरा बाकायदा जालिमाना निज़ाम था। 1948 से लेकर इस निज़ाम ने मुल्क को नस्ल की बुनियाद पर इस तरह बांटा हुआ था कि सफ़ेद फार्म अक़लियत ने स्याह फार्म अक्सरियत की ज़िंदगी सीधे लफ्ज़ों में जहन्नुम बना रखी थी। तो एक तरफ अपार्थाइड का वो अंधेरा दौर था जहां स्याफाम लोगों को अलग थलग करके गुर्बत और बेबसी में ढकेल दिया गया था। उनका कौमी सियासत में कोई किरदार नहीं था। और दूसरी तरफ था नेल्सन मंडेला का ख्वाब, एक रेनबो नेशन का, यानी एक ऐसा मुल्क जो अपने जख्मों को भरकर इत्तेहाद और समझौते के साथ एक नए मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाए। और इस गहरी तकसीम के बिल्कुल बीच में हैरत अंगेज तौर पर एक खेल था, रग्बी। लेकिन यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो सफ़ेद फार्म बर्तरी और अफ्रीकानर कौम परस्ती की एक ज़बरदस्त अलामत थी। सियाह फार्म साउथ अफ्रीकन्स के लिए स्प्रिंगबॉक का निशान, जो टीम का लोगो था, वो सिर्फ एक लोगो नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो उन पर होने वाले जुल्म की रोज़ाना याद दहानी थी। सोचिएगा, ये उसी अफ्रीकानियर नेशनल पार्टी से जुड़ा हुआ था जिसने अपार्थाइड का निज़ाम कायम किया था। ये नस्ली बर्तरी की एक तकलीफदेह अलामत बन चुका था। और बस इसी मौका पर मंडेला ने वो कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने नफरत की इस अलामत को ख़त्म करने के बजाय इसे अपनाने का फैसला किया। ये एक ऐसा जुआ था जिस पर सब कुछ दांव पर लगा हुआ था, एक बेहद जुर्रतमंदाना फैसला। रिचर्ड स्टेंगल का ये कॉल मंडेला की गैर मामूली दूरअंदेशी को बिल्कुल साफ जाहिर करता है। वो जेल में रहते हुए भी जानते थे कि एक ना एक दिन उन्हें अपने मुखालिफिन से या तो लड़ना होगा या बातचीत करनी होगी, और दोनों सूरतों में उनकी किस्मत उन्हीं से जुड़ी हुई थी। इसीलिए उन्होंने उनकी ज़बान अफ्रीकान्स सीखना शुरू कर दी ताकि वो उनके दिलो दिमाग को, उनके नज़रिए को समझ सकें। तो उनका प्लान बिल्कुल वाज़ेह था और बहुत सोचा समझा हुआ। पहले उन्होंने टीम के कप्तान फ्रैंकवाइज पिनार को अपने पास बुलाया अमन पर बात करने के लिए। फिर अपनी ही पार्टी के शदीद दबाव के बावजूद उन्होंने स्प्रिंग बुक के निशान को बरकरार रखने की दलील दी। और आखिर में उन्होंने स्याफाम जनूबी अफ्रीकियों से अपील की कि वो उस टीम को अपनाएं जिसे वो हमारे लड़के कहकर पुकारें, वही टीम जिससे वो हमेशा नफरत करते आए थे। लेकिन मंडेला की ये हिकमत अमली हर किसी को पसंद नहीं आई, बिल्कुल नहीं। असल में इसकी वजह से वो अपने ही लोगों की तरफ से शदीद तनकीद की जद में आ गए। लोगों का कहना था कि ये तो सफ़ेद फार्म अक़लियत के सामने घुटने टेकने जैसा है। सीधी सी बात है, सफ़ेद फार्म लोगों को राज़ी करने की ये कोशिश बहुत से स्याह फार्म जनूबी अफ्रीकियों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी कुर्बानियों और उनकी लंबी जिद्दोजहद के साथ ये एक संगीन धोखा है। और उनके खिलाफ कौन कौन था? जंगजू स्याफाम तंजीमें, उनकी अपनी बीवी वॉनी मंडेला और लाखों आम शहरी जो अब भी अपार्थाइड के दिए हुए गहरे जख्मों से लड़ रहे थे। वो समझौता नहीं, वो इंसाफ चाहते थे। तो इस तमाम सियासी तनाव और अवामी बेचैनी के बीच आखिरकार वर्ल्ड कप फाइनल का दिन आ गया। ये वो लम्हा था जब मंडेला के जुए का फैसला होना था। या तो वो तारीख रकम करते या फिर बुरी तरह नाकाम हो जाते। जरा मंजर तसव्वुर कीजिए, जोहानिसबर्ग का एलिस पार्क स्टेडियम 63,000 शायकीन से खचाखच भरा हुआ, और उनमें से अक्सरियत सफ़ेद फार्म अफ्रीकानस की थीं। जी हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने दहाइयों तक अपार्थाइड की हिमायत की थी। और फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके किसी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। जब नेल्सन मंडेला स्प्रिंग बुक की वही सब्ज जर्सी पहने मैदान में दाखिल हुए, तो वही हुजूम जो कभी उन्हें दहशतगर्द समझता था, एहतराम और मोहब्बत से उनका नाम पुकारने लगा, नेल्सन, नेल्सन, नेल्सन। उसके बाद जो हुआ वो तो अब तारीख का हिस्सा है।
एक इंतहाई सनसनीखेज और आसाब शिकन मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका ने इजाफी वक्त में न्यूजीलैंड को 15-12 से शिकस्त दी और वर्ल्ड कप जीत लिया। जैसा कि सुवाने निगार मार्टिन मेरेडिथ ने लिखा, ये कौमी यकजहती का एक लम्हा था जिसे मंडेला ने बड़ी हद तक मुतासिर किया था। इस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे नस्ल, रंग और तारीख की सारी तकसीमें मिट गई हैं और स्याह हों या सफ़ेद, सब के सब सिर्फ और सिर्फ जनूबी अफ्रीकी थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस जीत और इस यकजहती के लम्हे की जो मेरास है वो बहुत बहुत पेचीदा है, और शायद यही इस कहानी का असल सबक है कि एक अलामती फ़तह और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी तब्दीली में क्या फ़र्क होता है। तो एक तरफ तो वो कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद का बेमिसाल लम्हा था जिसने रेनबो नेशन की उम्मीद जगाई, लेकिन दूसरी तरफ तल्ख़ हकीकत ये थी कि स्याह फाम लोगों के लिए मुआशी आज़ादी अभी भी एक दूर का ख्वाब था और ख़ुद रग्बी का खेल उससे भी सही मानों में तब्दील होने में कई दहाइयाँ लग गईं। और आदादो-शुमार इस सुस्त रफ्तारी की कहानी खुद बताते हैं। देखें, 1995 की जीतने वाली टीम में सिर्फ एक स्याह फाम खिलाड़ी था, और 24 साल बाद 2019 में जब साउथ अफ्रीका ने दोबारा वर्ल्ड कप जीता तो ये तादाद सिर्फ 6 तक पहुंची। हाँ, ये ज़रूर है कि इस टीम की क़यादत मुल्क के पहले स्याह फाम कप्तान सिया कोलेसी कर रहे थे, जो कि एक बड़ी बात। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि एक ताकतवर अलामत उम्मीद तो पैदा कर सकती है, वो लोगों को एक लम्हे के लिए इकट्ठा भी कर सकती है, लेकिन वो उन गहरे समाजी और माशी मसाइल को हल नहीं कर सकती जो दहाइयों से जड़े पकड़े हुए हैं। ये तब्दीली का आगाज़ हो सकती है, लेकिन ये खुद तब्दीली नहीं होती। और मंडेला खुद इस बात को समझते थे। सन 2000 में उन्होंने कहा, खेल उम्मीद पैदा कर सकता है जहां कभी सिर्फ मायूसी थी। उनके लिए यही उम्मीद, यही वो पहला और सबसे अहम कदम था, फतह या शिकस्त से भी ज़्यादा अहम। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई कौम इस तरह के एक ताकतवर, मुत्तहिद करने वाले लम्हे से गुजरती है तो फिर आगे क्या? इस बात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है कि वो इत्तेहाद का एहसास सिर्फ एक खुशगवार याद बनकर ना रह जाए, बल्कि सबके लिए एक ठोस और पायदार हकीकत में तब्दील हो।